हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम काम करके भी अपनी इनकम और वेल्थ को लगातार बढ़ाते जाते हैं? क्या अमीर बनने के लिए हर दिन 12-14 घंटे काम करना जरूरी है? या फिर असली गेम मेहनत का नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने का है? आज की इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी में हम बात करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग आइडिया की, द लेजी बिलियनेयर डॉट। लेकिन यहां लेजी का मतलब आलसी होना नहीं है। यहां लेजी का मतलब है ऐसा काम मत करो जिसे स्मार्ट तरीके से कम समय, कम एफर्ट और बेहतर सिस्टम से किया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति अपना समय बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन वेल्थ बनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऐसे सिस्टम्स, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाता है जो उसके लिए काम कर सके। और यही आज की कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ खर्च होने के बजाय आपके लिए काम करे, तो इस पूरी समरी को ध्यान से सुनिए। चैप्टर 1, लेजी बिलियनेयर का असली मतलब। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। लेजी बिलियनेयर का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि हर काम खुद करना जरूरी नहीं है। हमें से बहुत से लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। सुबह से रात तक काम, कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, छोटे छोटे टास्क्स, और दिन खत्म होने के बाद हमें लगता है आज मैंने बहुत काम किया। लेकिन सवाल यह है, क्या उस काम ने आपकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ाई? बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। अगर आप दिन भर ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको सिर्फ व्यस्त रखते हैं, लेकिन आपकी इनकम, स्किल्स, एसेट्स या फ्यूचर वेल्थ को नहीं बढ़ाते, तो शायद आपको ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। एक स्मार्ट व्यक्ति खुद से पूछता है, मैं इस काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं? क्या इसे ऑटोमेट किया जा सकता है? क्या इसे आउटसोर्स किया जा सकता है? क्या टेक्नोलॉजी मेरी मदद कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मुझे ये काम खुद करना भी चाहिए? यही लेजी बिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत है। चैप्टर 2, हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बहुत मेहनत करो और सफल हो जाओगे। मेहनत निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी इनकम उसकी वर्किंग आवर्स से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। दूसरा व्यक्ति रोज 6-8 घंटे काम करता है, लेकिन वो सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और स्किल्स का इस्तेमाल करता है। कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति के पास एक्टिव इनकम है, दूसरे व्यक्ति ने धीरे धीरे लेवरेज बनाना शुरू कर दिया। लेवरेज का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिससे आपका एक एफर्ट बार बार रिजल्ट पैदा कर सके। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय एक दिन काम करता है और उस दिन की सैलरी कमाता है, लेकिन एक यूट्यूब वीडियो अगर यूजफुल है तो वो कई दिनों, महीनों या वर्षों तक व्यूज ला सकती है। एक किताब एक बार लिखी जाती है, लेकिन हजारों लोग उसे पढ़ सकते हैं। एक बिजनेस सिस्टम में ऑनर की हर मिनट की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। एक इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा आपके लिए रिटर्न जनरेट कर सकता है। यही लेवरेज है, और वेल्थ का बड़ा सीक्रेट यही है। अपनी मेहनत को लेवरेज करना सीखिए। चैप्टर 3, अपना समय सबसे वैल्यूएबल एसेट समझिए। आपके पास पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए वेल्थ क्रिएशन में सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी। कल्पना कीजिए कि आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में कुछ समय सोने में जाएगा, कुछ फैमिली के लिए, कुछ पर्सनल एक्टिविटीज में, और जो समय बचता है वही आपके फ्यूचर को शेप करता है। अब सवाल है, आप उस समय को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपका ज्यादातर समय अननेसेसरी स्क्रोलिंग, गॉसिप और एंटरटेनमेंट में जा रहा है, तो आप अननोइंगली अपना सबसे बड़ा एसेट खर्च कर रहे हैं। इसलिए एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। अगले 7 दिनों तक नोट कीजिए कि आपका समय कहां जाता है। फिर 3 कैटेगरीज बनाइए।
इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, फ्यूचर वेल्थ बिल्डिंग और वेस्टिंग। इसके बाद धीरे धीरे तीसरी कैटेगरी को कम कीजिए। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। हर काम आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। चैप्टर 4, ज्यादा कमाना ही वेल्थ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए है तो 1 रुपया लाख हो जाए, मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर इनकम 1 रुपया लाख होती है, लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, नई कार, महंगा फोन, बड़ा घर, ज्यादा शॉपिंग, और कुछ समय बाद फिर वही प्रॉब्लम, पैसा बचता ही नहीं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए वेल्थ का पहला रूल है, इनकम बढ़ाइए, लेकिन एक्सपेंसेस को उसी स्पीड से मत बढ़ाइए। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए से 80,000 रुपए हो गई। जरूरी नहीं कि आपका लाइफस्टाइल भी 30,000 रुपए महंगा हो जाए। अगर आप एडिशनल इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तेजी से मजबूत हो सकती है। यही डिफरेंस है रिच दिखने और रिच होने में। रिच दिखने वाला व्यक्ति एक्सपेंसिव कार खरीद सकता है, लेकिन वेल्दी व्यक्ति एसेट्स खरीदने पर ज्यादा फोकस करता है। चैप्टर 5, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। वेल्थ क्रिएशन को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वह चीज है जो लंबे समय में आपके लिए वैल्यू या इनकम जनरेट कर सकती है, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ प्रकार की रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स और कई अन्य प्रोडक्टिव एसेट्स। वही लायबिलिटी आपके पैसे को लगातार बाहर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए हाई इंटरेस्ट डेट, अननेसेसरी ईएमआईज, ऐसे खर्च जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को कमजोर करते हैं। इसलिए हर बड़ी परचेज से पहले खुद से पूछिए, ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? और एक दूसरा सवाल, क्या ये मेरे फ्यूचर कैश फ्लो को इंप्रूव करेगा? ये छोटी सी सोच आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बदल सकती है। चैप्टर 6, पैसा आपके लिए काम करे। अब आते हैं वेल्थ क्रिएशन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। मनी शुड वर्क फॉर यू। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ सैलरी से आती है तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है, क्योंकि सैलरी के लिए आपको लगातार अपना समय देना पड़ता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे इनकम के दूसरे सोर्सेज बन सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। शुरुआत में अमाउंट छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कंपाउंडिंग और लगातार कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलकर वेल्थ का बड़ा बेस बना सकते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आपको ओवरनाइट बिलियनर बनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो साल दर साल मजबूत होता जाए। चैप्टर 7, कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग को अक्सर वेल्थ का 8th वंडर कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो भी आगे रिटर्न कमाने लगता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन लंबे समय में यही प्रोसेस पावरफुल हो सकता है। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया। पहले कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे लगातार पानी देते रहें तो कुछ वर्षों में वही छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसा ही है। यहां सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ पैसा नहीं है, टाइम है। इसलिए यंग एज में इन्वेस्टिंग शुरू करना वैल्यूएबल हो सकता है। आपको परफेक्ट अमाउंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी शुरुआत भी एक शुरुआत है। चैप्टर 8, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक साथ 10 बिजनेस शुरू करने चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इनकम के एडिशनल सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए। उदाहरण के लिए प्राइमरी जॉब या बिजनेस, साइड बिजनेस, डिजिटल कंटेंट, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज या अन्य लेजिटिमेट इनकम सोर्सेज। लेकिन यहां एक वार्निंग भी जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। पहले एक इनकम सोर्स मजबूत कीजिए, फिर धीरे धीरे दूसरा बनाइए। फोकस पहले,
डाइवर्सिफिकेशन बाद में। चैप्टर 9, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट मत देखिए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अक्सर होता है आपकी स्किल्स में। अगर आपकी स्किल वैल्यूबल है तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लीडरशिप, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस और कई दूसरी स्किल्स समय के साथ आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकती है। इसलिए हर साल खुद से पूछिए, मेरी कौन सी स्किल मेरी इनकम को अगले लेवल तक ले जा सकती है, और फिर उसी स्किल पर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए होना ही चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ मजबूरी से तय न हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, डेट मैनेजेबल है, इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है और आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन मजबूत हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास चॉइसेस हो। आपको हर डिसीजन सिर्फ पैसे की कमी के कारण न लेना पड़े। चैप्टर 11, क्यों लोग अमीर नहीं बन पाते। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं तो हर व्यक्ति वेल्दी क्यों नहीं बन जाता। क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की कम और बिहेवियर की ज्यादा होती है। लोग जानते हैं कि सेविंग करनी चाहिए लेकिन करते नहीं। लोग जानते हैं कि अननेसेसरी डेट से बचना चाहिए फिर भी लेते हैं। लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए फिर भी मार्केट गिरते ही पैनिक करते हैं। लोग जानते हैं कि अननेसेसरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम करने चाहिए फिर भी दूसरों को देखकर खर्च बढ़ाते हैं। इसलिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। चैप्टर 12, दूसरों से कंपैरिजन बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया के कारण कंपैरिजन बहुत आसान हो गया है। किसी के पास नई कार है, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने बड़ा घर खरीदा, किसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है और हम सोचने लगते हैं मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उस व्यक्ति के पीछे कितनी इनकम है, कितना डेट है, कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। आप सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देख रहे हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आपका कंपटीशन है आपका पुराना वर्जन। अगर आपकी सेविंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैप्टर 13, स्मार्ट स्पेंडिंग। लेजी बिलियनर माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर खर्च को ऑटोमेटिकली गलत नहीं समझना। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, पैसा जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी है। लेकिन स्पेंडिंग इंटेंशनल होनी चाहिए। एक सिंपल रूल अपनाया जा सकता है, खरीदने से पहले पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या यह मेरी फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान पहुंचाएगा? क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? क्या यह खरीदने के बाद भी मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी? अगर आंसर पॉजिटिव है तो खर्च करना गलत नहीं है। प्रॉब्लम स्पेंडिंग नहीं है, अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग प्रॉब्लम है। चैप्टर 14, डेट का खेल। डेट हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट और अननेसेसरी डेट वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रेडिट कार्ड का अनपेड बैलेंस, हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स, अननेसेसरी कंज्यूमर लोन्स, ये धीरे धीरे आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा सकते हैं। इसलिए वेल्थ बनाने से पहले अपने डेट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम बचता है। इसलिए डेट को कंट्रोल कीजिए, डेट को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए। चैप्टर 15, इमरजेंसी फंड। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचता, वो रिस्क के बारे में भी सोचता है। क्योंकि जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं है, इनकम अचानक कम हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इमरजेंसी फंड का पर्पस रिटर्न कमाना नहीं है, इसका पर्पस है आपको फाइनेंशियल शॉक से बचाना। इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स को गलत समय पर बेचने की जरूरत कम हो सकती है।
चैप्टर 16, इन्वेस्टिंग में पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन वेल्थ क्रिएशन इंस्टेंट नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कुछ महीनों में गारंटीड ह्यूज रिटर्न्स, तो सावधान रहिए। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। मार्केट्स ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस। मार्केट गिरने पर पैनिक करने के बजाय अपने फाइनेंशियल प्लान को देखिए। आपका गोल क्या है? आपकी टाइम हराइजन क्या है? आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है? और आपका एसेट एलोकेशन क्या है? डिसीजन इमोशन से नहीं, प्लान से होना चाहिए। चैप्टर 17, बिलियनेयर माइंडसेट। अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को एक माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं। एक ऑर्डिनरी माइंडसेट पूछता है, मैं ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं? एक स्मार्ट माइंडसेट पूछता है, मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जिससे मेरा एक एफर्ट बार बार वैल्यू क्रिएट करे? ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। वेल्थ माइंडसेट पूछता है, मुझे ऐसा एसेट बेस कैसे बनाना है जो फ्यूचर में इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे? ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है, मैं क्या खरीद सकता हूं? वेल्थ माइंडसेट पूछता है, मैं क्या ओन कर सकता हूं? यह छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। चैप्टर 18, लेजी बिलियनेयर 10 गोल्डन लेसन्स। अब पूरी ऑडियो बुक समरी को 10 पावरफुल लेसन्स में समझते हैं। लेसन नंबर 1, बिजी मत बनिए, प्रोडक्टिव बनिए। हर काम जरूरी नहीं है। अपना फोकस हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर रखिए। लेसन नंबर 2, टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए। आपका समय आपकी सबसे वैल्यूबल करेंसी है। लेसन नंबर 3, इनकम बढ़ाइए। सेविंग जरूरी है, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। इनकम बढ़ने पर हर अतिरिक्त पैसा खर्च मत कीजिए। लेसन नंबर 5, एसेट्स बनाइए। ऐसी चीजों पर फोकस कीजिए जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकें। लेसन नंबर 6, कंपाउंडिंग को समय दीजिए। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। कंसिस्टेंसी और टाइम पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लेसन नंबर 7, स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपकी अर्निंग पोटेंशियल आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट हो सकती है। लेसन नंबर 8, डेट को कंट्रोल कीजिए। खासकर अननेसेसरी और एक्सपेंसिव डेट से सावधान रहिए। लेसन नंबर 9, इमोशन से इन्वेस्टिंग मत कीजिए। फियर और ग्रीड फाइनेंशियल डिसीजंस को खराब कर सकते हैं। लेसन नंबर 10, अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाइए। गोल, बजट, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस जहां जरूरी हो, और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, इन सबको एक सिस्टम में रखिए। चैप्टर 19, आज से क्या शुरू करें? अब सवाल है, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? आज एक नोटबुक निकालिए और अपनी करंट फाइनेंशियल स्थिति लिखिए। आपकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? डेट कितना है? इमरजेंसी सेविंग्स कितनी है? इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? फिर एक सिंपल प्लान बनाइए। इनकम बढ़ाने के लिए एक स्किल चुनिए। एक्सपेंसेस में अननेसेसरी लीकेज आइडेंटिफाई कीजिए। हाई कॉस्ट डेट को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए और अपनी रिस्क प्रोफाइल तथा गोल्स के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान पर काम कीजिए। छोटे कदमों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि वेल्थ अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती। वो छोटे छोटे सही डिसीजंस के रेपिटेशन से बनती है। फाइनल मैसेज, सबसे बड़ा लेसन द लेजी बिलियनेयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आपकी मेहनत कहां लग रही है। क्या आपका समय आपकी इनकम बढ़ा रहा है? क्या आपकी इनकम एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है? क्या आपके एसेट्स फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अगर इन सवालों के जवाब धीरे धीरे हाँ होने लगते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कम काम करने का लक्ष्य मत रखिए। बेकार काम कम करने का लक्ष्य रखिए। कम मेहनत करने का लक्ष्य मत रखिए।
सही मेहनत करने का लक्ष्य रखिए और सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का लक्ष्य मत रखिए। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाइए जिसमें आपका पैसा भी आपके साथ काम करे, क्योंकि आखिरकार वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। वेल्थ का मतलब है आपके पास समय हो, आपके पास चॉइसेस हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भविष्य के फैसले डर के बजाय फ्रीडम के साथ ले सकें। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखने के बारे में है। ऐसी ही फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्डिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आसान हिंदी ऑडियो बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई फाइनेंशियल ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी को किसी स्पेसिफिक स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रेकमेंडेशन या गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। इन्वेस्टिंग में मार्केट रिस्क होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हराइजन को ध्यान में रखें और आवश्यकता होने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। ये वीडियो ओरिजिनल बुक के मुख्य आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स का एजुकेशनल समरी है, पूरी किताब का रिप्लेसमेंट नहीं है।